एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो आज प्रदूषण से रिलेटेड हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इसके हमने कंटेंट आपको पहले ही क्लास में करवा दिया है। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो चेकआउट कर लेना। और बाकी की जो क्लासेस है तो इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, तो प्लेलिस्ट को भी देख लेना। जो आपका टॉपिक क्लियर ना हो तो वो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, वायु का मुख्य प्रदूषक है। तो वायु का मुख्य प्रदूषक इनमें से कौन सा है? N2 या CO या CO2 या सल्फर? तो वायु का मुख्य प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मुख्य प्रदूषक के रूप में वायु का कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बताया गया है ऑप्शन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो CO2 की मात्रा की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, तो CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 के कारण होता है। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन में होता है। तो एसिड रेन में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शंस में से ओजोन, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, इनमें से सल्फ्यूरिक अम्ल SO2 NO2 अम्लीय वर्षा के वो हैं प्रदूषक हैं। ठीक है, या कारक हैं। अम्ल वर्षा जो होती है जब जल पर्यावरणीय प्रदूषण से संयोग करता है। जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण यानी कि कौन सी वो गैसें हैं जिनसे वो जल संयोग कर लेता है तो वो अम्लीय वर्षा में कन्वर्ट होता है। तो इसका आंसर है SO2 और SO3। ठीक है, ऑप्शंस में से SO2 और SO3 से। अगला है, संयुग्मक में पाया जाता है। ठीक है, तो संयुग्मक में क्या पाया जाता है? यानी कि इसमें पाया जाता है राइजोपस। ईस्ट में, स्पायरोगायरा में नहीं, यूलोथ्रिक्स में भी नहीं, राइजोपस में संयुग्मक में पाया जाता है। ठीक है, अगला है, लाइकेन बहुत अधिक संवेदनशील होती है। किसके लिए? तो लाइकेन जो है ये संवेदनशील किसके लिए होती है? ये SO2 और CO के लिए, यानी कि इनकी अगर एसिड रेन होती है तो लाइकेन जो है वो नष्ट होने लगती है। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है। तो ये किसके मिश्रण से जो डैश है उसके में क्या ऑप्शन आएगा? जो गैसोहॉल है पर्यावरण मित्र ईंधन जिसे कहते हैं वो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनती है, जिसे हम गैसोहॉल भी कहते हैं और पर्यावरण मित्र ईंधन भी कहते हैं। फिर अगला है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वायु को प्रदूषित नहीं करने वाली गैस निम्न में से है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हो रहा है? ऑप्शंस में से तो ग्रीन हाउस प्रभाव में के कारण क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? तो निम्नलिखित में से जो पदार्थ है वो जल में नहीं घुलने वाला है वो है तेल। ठीक है, तेल जो है जल में घुलनशील नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साधारणतया वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है साधारणतया? वो है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वायु प्रदूषक नहीं है। अगला है, क्लाइमेट शब्द किस भाषा में से लिया गया है? तो क्लाइमेट शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है पूछा है, तो ये जर्मन शब्द है। ठीक है, क्लाइमेट क्या है? जर्मन शब्द है, जर्मन भाषा से लिया हुआ शब्द है क्लाइमेट। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है। तो अम्ल वर्षा वास्तव में किसका मिश्रण है? सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है। वायु में क्या? सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है, तो ये कौन सा होता है? लाइकेन। ठीक है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा
अधिक हो रही है तो लाइकेन क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं, जो कि जल में पाए जाते हैं। और जो क्या बोलते हैं, अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो रही है तो लाइकेन की मात्रा बढ़ जाती है। एक दूसरे को सिंबल है जो कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, दूसरा घटता है, दूसरा बढ़ता है तो वो घट जाता है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि? तो धूम्रपान करने से ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? क्योंकि रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी बॉडी में हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक का द्योतक है? तो वायु प्रदूषक का द्योतक या सूचक है, ये हम जानते हैं, तो इसको लाइकेन ही होता है। ठीक है, इसे सैक भी कहते हैं, इसको भी याद रखना। ठीक है, लाइकेन। अगला प्रश्न है, समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? तो समुद्र के पादप जो है वो प्रतिबंधित होते हैं 200 मीटर तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण में लोगों की मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। CO2 के बढ़ने से ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव विविधता को दुष्प्रभावित करता है? तो जैव विविधता को दुष्प्रभावित कौन करते हैं? इनमें से पर्यावरणीय प्रदूषण भी करेगा, महासागर का अम्लीभवन और अम्लीकरण हो सकता है, और जलवायु परिवर्तन। तो ये दोनों जैव विविधता को तीनों प्रभावित करते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है 20वां प्रश्न, जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी समस्या पैदा हुई है? ठीक है, जनसंख्या में भारी वृद्धि हो रही है जिससे कौन सी समस्या पैदा हुई है, ये पूछा है। यानी कि वायुमंडलीय में CO2 का बढ़ता हुआ स्तर, वैश्विक तापमान, प्रदूषण स्तर में वृद्धि, तीनों सही है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसी तरह से अगला प्रश्न है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशुओं की इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? यदि सारे पादप मर जाते हैं तो किसके कारण? भोजन की कमी के कारण सारे पशु मर जाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक जीवाणु कोशिका जो है प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितनी बैक्टीरिया बनेंगे? यदि 20 मिनट में एक जीवाणु कोशिका विभाजित हो रही है, 2 घंटे में कितनी बैक्टीरिया बनेंगी? ये आपका आंसर बहुत ही जो है पूछा गया है, बहुत ही बार क्वेश्चन। तो ये 64 बैक्टीरिया बनेंगे। ठीक है, तो इसका कोई फॉर्मूला ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप निकाल पाएंगे। 64 जो है बैक्टीरिया बनते हैं। इसको आपको आंसर को याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती या बढ़ती है? ठीक है, तो कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है या बढ़ती? तो इस तरह से पूछा गया है, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चंस है जिसमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता भी है। तो इसके हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अस्थमा, निमोनिया, क्षय रोग, दीर्घकालीन ब्रोंकाइटिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निमोनिया, जो वायु प्रदूषण के कारण नहीं होता है, ना ही बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जब आंख में धूल पड़ती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो आंख का कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाएगा जब आंख में धूल पड़ जाती है? तो इसका आंसर है दृढ़ पटल। जो दृढ़ पटल है या दृष्टि पटल है उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये भाग सूजकर लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति इसके अवशोषण में प्रभावी होती है। तो वनस्पति किसके अवशोषण में प्रभावी होती है? प्रदूषक धातुओं की। ठीक है, वनस्पति प्रदूषक धातुओं के अवशोषण से क्या होती है? प्रभावित होती हैं। अगला है, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं, बेस्ट इंडिकेटर हैं किसके? तो ये हैं जब वायु में कुछ पदार्थों की मात्रा बढ़ती है हानिकारक, जैसे कि SO2 हो गया, तो क्या है? लाइकेन्स उसके सूचक होते हैं कि लाइकेन्स की मात्रा कम होने लगती है। तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण के सूचक है लाइकेन्स। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इस पे। ठीक है, तो MP टेट की परीक्षा में चाहे आप वर्ग 1 या 2 या 3 की परीक्षा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं
जो आपका 12th लेवल का दिया है उन्होंने सिलेबस की 10th लेवल तक का पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि 12th लेवल तक का ही पूछा जाएगा। इधर उधर से थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड या कुछ एमपी जीके से रिलेटेड, जो इंडिया जीके है उससे रिलेटेड भी आपसे टॉपिक आपका वही रहेगा, कंटेंट वही रहेगा, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड आपके इधर उधर से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 से 12 प्रश्न ऐसे होंगे आपके पेपर में, तो आप इन सब चीजों को इग्नोर ना करें। ठीक है, मेरा यही आपको सलाह है। जो पिछला एमपी टेट हुआ था उसमें भी ऐसे ही देखने को मिला था, तो इस पे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और इसका आंसर जो शोध संस्थान के बारे में पूछा गया है कि ये राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर है, ये है नागपुर में, तो इस पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक। ठीक है, तो ये कौन से हैं? जो भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं वो अजैविक प्रदूषक पूछे गए, नॉन बायोटिक। तो उनमें कौन से हैं? ऑप्शंस में से बैक्टीरिया, शैवाल, विषाणु, आर्सेनिक जो है ये प्रदूषक है जो कि भूमिगत जल को प्रभावित करता है। ठीक है, आर्सेनिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल निरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? यानी कि कोरल ब्लीचिंग का सबसे अधिक प्रभावी कारक है कौन सा? इनमें से ऑप्शन है सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि और रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो इनमें से जो है सबसे ज्यादा सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि है, ये सब प्रभावी कारक हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय नहीं है? जैव निम्नीकरण नहीं है वो है चांदी का पत्थर, ऊनी चटाई, चमड़े का बैग। ठीक है, इससे तो चमड़ा हो, ऊन हो, जूट हो, ये जैव निम्नीकरण जैविक चीजों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, चाहे वो पादप हो, फसल हो या कोई जंतु से प्राप्त चीज हो, वो जैविक ही कहलाएगी। पर चांदी का जो पत्र है वो नहीं है जैव निम्नीकरण में शामिल, तो हम बी ऑप्शन पे लगा देंगे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? तो कार्बनिक जैव उर्वरक इनमें से हो जाएगा जो जैव उर्वरक वर्मी कंपोस्ट है। ठीक है, फास्फोरस, पोटास, यूरिया ये केमिकल हैं। ठीक है, जो कृत्रिम है, मानव निर्मित है, पर वर्मी कंपोस्ट जैव उर्वरक के रूप में आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? ठीक है, तो वह जीव कौन सा है? तो वायु प्रदूषण का जो मॉनिटर करता है वो उसका हम कई बार पढ़ चुके हैं अभी, तो लाइकेन। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, वायु प्रदूषण को मॉनिटर कौन करता है? ठीक है, कौन सा जीव है? जीव इसलिए क्योंकि ये एक तरह की शैवाल है, एल्गी है, जो आपके समुद्री स्तर पर पाई जाती, मतलब जो तालाब है उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धान के खेतों से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो धान की खेतों से गैस निकलने वाली कौन सी गैस मुक्त होती है? वो है CH4। ठीक है, तो इसका जो है धान के खेतों से गैस मुक्त होती है कौन सी? CH4। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है वो कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं किस श्रेणी में रखे जाते हैं? तो कौन से वे सूक्ष्म कण हैं? श्वसन सूक्ष्म कण है, मानव की सांस लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम कर देते हैं, तो वो किस श्रेणी में रखे गए हैं? ये हमारा प्रश्न है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका आंसर है 2.5 PM। ठीक है, PM 2.5 इसका आंसर है, आप आंसर याद रखिए। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको PM का मतलब पूछना है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं वहां पे आपको आंसर दे दूंगी। अगला प्रश्न है, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है? तो अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? इसका सर्वोत्तम हल कौन सा है? पुनः चक्रण। ठीक है, पुनः चक्रण।
पुनः चक्रण करके अपशिष्ट से क्या हो सकता है, छुटकारा हम पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट किससे की जाती है? तो वर्मी कंपोस्ट क्या होती है या किससे बनती है, किससे की जाती है? ये होती है कृमिना, एक कृमि होता है, कीट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? तो अपशिष्ट पदार्थ जो है पानी के पीने के स्रोत को दूषित कर देते हैं यदि, तो कौन सी बीमारी फैल जाएगी, कौन सी बीमारी हो जाएगी? वो हो जाएगी टाइफाइड। गंदा पानी पीने से जिसमें अपशिष्ट पदार्थ मिले हों तो सबसे पहले टाइफाइड होगा, ठीक है। और पीलिया भी होता है गंदे पानी के यूज करने से, पर यहाँ पे पीलिया ऑप्शन में नहीं है, टाइफाइड इसका बेस्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण में कौन सा है इनमें से? प्लास्टिक के मग, चमड़े की बेल्ट, रजत पन्नी, लोहे की कील। तो जैव निम्नीकरणीय है तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी, चमड़े की बेल्ट, ठीक है। प्लास्टिक ये कृत्रिम है, रजत कृत्रिम है, एक और लोहा भी कृत्रिम है, पर जैविक कौन सा हो जाएगा? चमड़ा, क्योंकि ये काय से मिलता है हमको? जानवर से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छाल वल्क पर उगने वाले कवकों को किस प्रकार का कहा जाता है? तो छाल वल्क पर उगने वाले कवकों को किस प्रकार का कहा जाता है? वो होते हैं वल्कवासी। क्या होते हैं? वल्कवासी। उसका आंसर क्या है? वल्कवासी। अगला प्रश्न है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? पर्यावरणीय कारक, आनुवंशिक परिवर्तन, आनुवंशिक संशोधन, ट्रांसमिशन। तो कैंसर का कारण नहीं है ट्रांसमिशन, ठीक है। कोई भी जो कैंसर बीमारी है अगर उसमें कोई भी जैसे कि अगर ब्लड एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं तो वो कैंसर इससे नहीं फैलता है, ठीक है। ये आनुवंशिक हो सकता है, उत्परिवर्तन, संशोधन, पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे कैंसर का कारण नहीं है ट्रांसमिशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो जल प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं है? समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना या तेल फैलाना। तो जल प्रदूषण का कारण क्या नहीं है? तट पर मछली पकड़ना। बाकी कारक है समुद्री डंपिंग, घर का कचरा डालना और तेल फैलाना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर सी हो जाएगा, तट पर मछली पकड़ना। अगला प्रश्न है, हटीले कार्बनिक प्रदूषक क्या है? हटीले कार्बनिक प्रदूषक का परिवहन ज्यादातर डैश द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा हटीले कार्बनिक प्रदूषक का परिवहन जो है ज्यादातर किस तरह से किया जाता है? वो होता है हवा और पानी में, ठीक है। हवा और पानी में, पानी द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः के रूप में जाना जाता है। अभी पिछली क्लास में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इस प्रश्न को लेकर, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। उस प्रश्न को सुधार लेना, उसमें मैंने ग्लूकोज आंसर बताया है और वो जल्दबाजी में बाय मिस्टेक मुझसे हुआ है, ध्यान इधर उधर जाने की वजह से हो सकता है कि वो गलत आंसर मैंने आपको दे दिया है। पर इसमें क्या है कि सुक्रोज आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। सुक्रोज टेबल दानेदार चीनी जो होती है, टेबल चीनी बोलते हैं, टेबल शुगर या टेबल दानेदार चीनी आपके क्वेश्चन में हो सकता है, वो सुक्रोज के रूप में होती है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? सुक्रोज। अगला प्रश्न है, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? बायोगैस जो है बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? ऑप्शन है प्रभावी आसवन, विनाशकारी आसवन, शुष्क आसवन या अवायवीय किण्वन। तो बायोगैस बायोमास से कौन सी प्रक्रिया से उत्पन्न होगी? अवायवीय किण्वन के द्वारा। तो इस तरह से हमारे आज के प्रश्न जो पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड थे, इस टॉपिक को हमने आज कवर किया। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो क्लास को लाइक करिए
और हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह की और भी प्रश्नों को हल हम करेंगे अगली आने वाली क्लास में। तो आपको हर रोज डेली 2 क्लास में प्रोवाइड कराती हूँ, किसी दिन स्किप हो जाती है तो मैं कोशिश करूंगी कि डेली आपके लिए 2 क्लास प्रोवाइड कराऊं अपने लिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और मुझे इसी तरह से मेरा साथ दीजिए और क्या बोलते हैं कि अपनी तैयारी को आप बहुत ही बेहतर बनाएंगे मेरी क्लास के साथ, क्योंकि आपको यहाँ पे छोटे से रूप में कंटेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में लेकर आती रहती हूँ क्लास आपके लिए। तो साइंस की क्लास अभी हमारी चल रही, हिंदी के टॉपिक्स हमने कवर कर ही लिए। अगर आपने नहीं देखी है हिंदी के, तो आप हिंदी के प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर लेना, आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर हिंदी की क्लासेस भी मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।